हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो कक्षा 10 विज्ञान विषय की क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम अध्याय 8 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। आपकी प्रश्न बैंक के अनुसार हमने चैप्टर 1 से लेकर 7 तक सभी के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोगों हेतु उद्यान मटर का चयन किया था। दूसरा है किसी जीव के एक विप्रियासी लक्षण, विप्रियासी का मतलब होता है अलग अलग, किसी जीव के अलग अलग लक्षण के दोनों जीन एक साथ होने पर इसे कहते हैं। किसी जीव के एक विप्रियासी लक्षण के दोनों जीन यदि एक साथ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम विषम युग्म जीव। जब दो अलग अलग लक्षण एक ही जीन के अंदर हो या एक साथ हो तो उसे कहते हैं विषम युग्मजीव। तीसरा प्रश्न है संकरण टीटी गुणा स्मॉल टीटी। कैपिटल टी का मतलब है शुद्ध लंबा पौधा और स्मॉल टी का मतलब है शुद्ध बोना पौधा से प्राप्त संततियों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, इससे प्राप्त हमें अनुपात बताना है। तो इस दोनों से प्राप्त संतति जो होगी उनका जो अनुपात होगा वो होगा 1:1। कितना होगा? 1:1 होगा। चौथा, मेंडल ने आनुवांशिकता के प्रयोग में मटर के कितने जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने जो आनुवांशिकता के प्रयोग किए उसमें उन्होंने मटर के 7 विप्रियासी लक्षणों का क्या किया था? अध्ययन किया था। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि मेंडल ने मटर के पुष्प के रंग लक्षण का एक संकरण करवाया तो F1 संतति पीढ़ी में 3 फूल गुलाबी और एक सफेद फूल प्राप्त हुआ। प्रभावी कारक मटर के पौधे के पुष्प का रंग कौन सा होगा? ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि जो प्रभावी कारक था, जो मटर के पौधा उसका जो पुष्प था, जो प्रभावी रंग था वो कौन सा होगा? तो वो कौन सा होगा? वो होगा गुलाबी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें 3 फूलों के अंदर कौन सा रंग देखने को मिला है? गुलाबी। तो ये प्रभावी है। ये कौन सा रंग है? ये आपका प्रभावी रंग है। तो यहाँ पर मटर के पौधे का जो प्रभावी कारक या गुण होगा वो होगा गुलाबी पुष्प का रंग। छठा प्रश्न है मेंडल ने एक प्रयोग में मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके पुष्प कैसे थे? बैंगनी थे, का संकरण बौने पौधों जिनके सफेद पुष्प थे करवाया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे परंतु उनमें से लगभग आधे कैसे थे? बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवांशिक रचना निम्न थी। इनकी आनुवांशिक रचना क्या होगी? तो देखो, जो शुद्ध लंबे थे वो टी है ना, और डब्लू, डब्लू का मतलब क्या है कि आपका जो व्हाइट है सफेद रंग का वो, ठीक है। तो यहां पर इनका जो आनुवांशिक रचना थी जनक पौधे की, लंबे जनक पौधे की जो आनुवांशिक रचना थी वो हो जाएगी टी टी डब्लू डब्लू। ठीक है, क्योंकि यहां पर लगभग आधे जो पुष्प थे वो आधे कैसे थे? आधे बौने थे, और बौने पौधे उनके पुष्प कैसे थे? सफेद थे, है ना। तो यानी कि आधे भाग के अंदर आपके बैंगनी रंग के जो कि प्रभावी गुण था, जो कि लंबे मटर के पौधे थे, और आधे भाग पर आपके सफेद रंग के बौने पौधे प्राप्त होंगे। आगे बात करें प्रश्न संख्या 7 की। आनुवांशिकी की कार्यकिक इकाई क्या है? तो आनुवांशिकी की जो सबसे आधारभूत इकाई है उसे कहा जाता है जीन। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जीन। आगे बात करें आपके प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी में प्राप्त लक्षण तथा जीन प्रारूप अनुपात क्या होगा? तो एक संकर संकरण के अंदर जो F2 पीढ़ी होती है, द्वितीय पीढ़ी, उसमें जो लक्षण प्रारूप होता है वो है 3:1 के रूप में, जिसमें 3 लंबे पौधे,
और एक आपका बौना पौधा प्राप्त होता है। वही बात करें जिन प्रारूप की, तो इसके अंदर जो अनुपात है वो होता है 1:2:1। एक क्या है, ये है शुद्ध लंबा, ये है आपका शुद्ध बोना, और ये हैं आपके मिश्रित शुद्ध लंबे। कैसे हैं, मिश्रित हैं। तो जिन प्रारूप होगा 1:2:1 और लक्षण प्रारूप होगा 3:1। आगे बात करें प्रश्न संख्या 9 की। मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए और आरेख चित्र भी बनाइए। तो देखो मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या था। तो इस नियम के अनुसार जब एक विप्रियासी लक्षणों युक्त यानी अलग अलग लक्षणों युक्त समयुग्मजी पादपों में, किसके अंदर, समयुग्मजी पादपों में संकरण करवाया जाता है, तो प्रभावी लक्षण अपने आप को F1 पीडी के अंदर क्या करता है, अभिव्यक्त कर पाता है। जब हम एक विप्रियासी लक्षणों युक्त समयुग्मजी पादपों के बीच में क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो जो प्रभावी लक्षण होता है वो अपने आप को F1 पीडी में अभिव्यक्त कर पाता है। अर्थात F1 पीडी में केवल एक जनकीय रूपी क्या होता है, प्रदर्शित होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो अप्रभावी लक्षण होता है वो F1 पीडी में क्या होता है, छिपा रहता है। यही क्या है, यही प्रभाविता का नियम है। प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जब हम एक विप्रयासी लक्षणों युक्त समयुग्मजी पादपों के बीच संकरण करवाते हैं, तो जो लक्षण अपने आप को प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त कर पाते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं, और जो लक्षण अपने आप को पहली पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं वो अप्रभावी लक्षण होते हैं, और इस नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम। उदाहरण की बात करें तो शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद पुष्पों वाले पौधों का संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में केवल लाल पुष्प वाले संकर पौधे ही उत्पन्न होते हैं। तो जो लाल पुष्प है ये कौन सा गुण हो जाएगा, ये आपका प्रभावी गुण हो जाएगा, जिसने अपने आप को F1 पीढ़ी के अंदर अभिव्यक्त किया है। और जो सफेद पुष्प है जो अपने आप को पहली पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं कर पाया है, ये कौन सा गुण होगा, ये होगा आपका अप्रभावी गुण। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 10 की। पहला प्रश्न है कि मेंडल महोदय ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर के पौधे को ही क्यों चुना था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर को ही क्यों चुना था, इसके पीछे वजह क्या थी। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन निम्न कारणों की वजह से किया था। पहला कारण था कि जो मटर का पौधा है उसे आसानी से सर्वत्र यानी सभी जगह उगाया जा सकता है। दूसरा, मटर का पौधा वार्षिक होता है और अल्पकालिक जीवन चक्र वाला होता है। कैसा होता है, वार्षिक होता है और अल्पकालिक जीवन चक्र, इसका जीवन चक्र बहुत ही कम होता है। तीसरा पॉइंट, मटर के पुष्प कैसे होते हैं, द्विलिंगी, जिसमें नर जनन अंग और मादा जननांग दोनों ही उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, स्वपरागित, इनमें कौन सी क्रिया पाई जाती है, स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। चौथा, मटर के पौधों में अनेक विरोधी गुण भी पाए जाते हैं। और अगली विशेषता थी, मटर में कृत्रिम रूप से पर परागण के द्वारा आसानी से संकरण करवाया जा सकता है। इन्हीं गुणों की वजह से मेंडल ने अपने प्रयोगों हेतु किसका चयन किया था, उद्यान मटर का चयन किया था। दूसरा प्रश्न है कि मेंडल ने मटर के पौधे के किन किन विप्रियासी लक्षणों को अध्ययन में शामिल किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के अंदर कितने 7 अलग अलग लक्षणों वाले पादप या पौधे के लक्षणों का चयन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का क्या किया था, 7 अलग अलग लक्षणों का चयन किया था। जैसे पहला उन्होंने लक्षण लिया था तने की ऊंचाई, दूसरा फूल का रंग, तीसरा फूल का स्थान, चौथा फली का आकार, पांचवा फली का रंग, छठा गुण बीज का आकार, और सातवां लक्षण था बीज का रंग। इन 7 अलग अलग लक्षणों को उन्होंने किसके लिए चुना था, अपने प्रयोगों के लिए चुना था। आगे बात करें प्रश्न संख्या 11 की। मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों में संकरण द्वारा F2 पीढ़ी में प्राप्त संतति का किरण आरेख भी बनाना है। पहले बताना है मेंडल का पृथक्करण का नियम। तो इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के दो पौधों
या जनकों के बीच में संकरण करवाया जाता है तो उनकी F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं और सिर्फ प्रभावी लक्षण को ही वो प्रकट करते हैं। लेकिन दूसरी पीढ़ी के पौधों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात 1:2:1 में क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है। क्योंकि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता और युग्मक निर्माण के समय गुण क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता भी बनी रहती है। इसी वजह से इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम अथवा पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। और ये जो नियम है, ये एक संकर संकरण के जो परिणाम हैं उन परिणामों पर क्या होता है, आधारित होता है। जैसे हम यहाँ पर इस नियम को उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब दो पौधों को क्रॉस संकरण करवाया गया तब F1 पीढ़ी के लंबे पौधों में दोनों के जीन क्या थे, उपस्थित थे, परंतु F2 पीढ़ी के अंदर ये जीन या लक्षण पृथक होकर पुनः लंबे अथवा बौने पौधे बनाते हैं। देखें, आपके सामने चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर शुद्ध लंबे और शुद्ध बौनों पौधों के बीच में क्या करवाया गया, संकरण करवाया गया, है ना। जब संकरण करवाया गया तो यहाँ पर देखो कौन से पौधे प्राप्त हुए, पहली पीढ़ी में विषम युग्मजी लंबे यानी कि अशुद्ध लंबे, ठीक है। फिर इनके बीच में वापिस हमने क्या करवाया, स्वपरागण करवाया। जब प्रथम पीढ़ी से जो प्राप्त पौधे थे उनके बीच में हमने वापस क्या करवाया, स्वपरागण करवाया। तो जो आपकी F2 पीढ़ी थी, F2 पीढ़ी के अंदर जो पादप प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए 1:2:1 में, जिसमें एक आपका शुद्ध लंबा था, एक आपका शुद्ध बोना था और दो क्या थे आपके, दो आपके मिश्रित थे। इसका मतलब कि जो पहली पीढ़ी के अंदर जो लक्षण अभिव्यक्त हुए थे उन लक्षणों ने दूसरी पीढ़ी के जो लक्षण थे उन लक्षणों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया, यानी युग्मकों की शुद्धता कहीं पर भी भंग नहीं हुई। शुद्ध लंबा आपका प्राप्त हो गया, शुद्ध बोना भी प्राप्त हो गया और आपके अशुद्ध लंबे भी प्राप्त हो गए। तो यही नियम कहलाता है आपका पृथक्करण का नियम अथवा सब युग्मकों की शुद्धता का नियम। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को लिखिए और इसमें F2 पीढ़ी में जिन प्रारूप और लक्षण प्रारूप क्या होगा। तो देखो, द्विसंकर संकरण के प्रलक्षणों के आधार पर मेंडल ने एक दूसरा सामान्य नियम प्रस्तावित किया जिसे मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहा जाता है। यह नियम दर्शाता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के दो विप्रियासी जोड़े लिए जाते हैं, जब किसी संकर में लक्षणों के दो विप्रियासी जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण वियोजन दूसरे जोड़े से बिल्कुल क्या होता है, स्वतंत्र होता है और दोनों जोड़े के लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, प्रकट होते हैं और वे एक दूसरे पर अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डालते हैं। इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो द्विसंकर संकरण के अंदर जो जिन प्रारूप होता है वो 9 प्रकार के अनुपात दर्शाता है, ठीक है, जिसका अनुपात ये दिया हुआ है। और जो लक्षण प्रारूप होता है वो 9:3:3:1 के अंदर क्या होता है, प्रदर्शित होता है। चैप्टर की व्याख्या के दौरान हमने इन चीजों को बहुत अच्छे से समझा है। तो अगर आपको इन्हें फिर से बहुत अच्छे से समझना है तो आप चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देखें। प्रश्न संख्या 13 है कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं उन लक्षणों की वंशानुगति नहीं होती है, कैसे। जो उपार्जित लक्षण होते हैं उन लक्षणों की वंशानुगति नहीं होती है, कैसे। तो ऐसे लक्षणों को जो किसी जीव को उसके माता पिता से आनुवंशिकता द्वारा नहीं मिलते लेकिन वह जीव उन्हें स्वयं ही प्रकृति के द्वारा क्या करता है, प्राप्त करता है, उन्हें कहते हैं उपार्जित लक्षण। डार्विन महोदय के अनुसार ये जो उपार्जित लक्षण होते हैं ये उपार्जित लक्षण आनुवंशिक हो जाते हैं और अगली पीढ़ी में जाकर विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं जिससे नई जाति की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। डार्विन के अनुसार ये लक्षण क्या होते हैं, ये लक्षण आनुवंशिक हो जाते हैं और अगली पीढ़ी के अंदर जाकर विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं जिससे नई जाति की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। उपार्जित लक्षणों से जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए उनकी वंशागति नहीं होती है। इसीलिए इनकी वंशागति नहीं होती है, केवल उन्हीं लक्षणों की वंशागति होती है जिनके लिए क्या होता है, एक प्रॉपर जीन होता है, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या देखा कि जो उपार्जित लक्षण है
जो माता पिता से आनुवांशिकता के द्वारा नहीं मिलते, बल्कि उस जीव के द्वारा स्वयं को स्वयं ही प्रकृति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं उपार्जित लक्षण। तो डार्विन ने क्या बताया कि ये लक्षण आनुवांशिक हो जाते हैं और अगली पीढ़ी में जाकर विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं, जिससे नई जाति की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट ये था कि जो उपार्जित लक्षण है, उससे जनन कोशिकाओं के डीएनए में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इनकी वंशागति नहीं होती। और डार्विन ने जो बात बताई थी वो क्या होगी, गलत होगी। केवल उन्हीं लक्षणों की वंशागति होती है जिनके लिए क्या होता है, एक उचित जीन होता है, एक प्रॉपर जीन होता है। उन्हीं लक्षणों की वंशागति होती है, बाकी जीवों की वंशागति नहीं होती है। बाकी गुणों की या लक्षणों की वंशागति नहीं होती है। आगे प्रश्न संख्या 14, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखिए और विभिन्नता का महत्व क्या है। पहला प्रश्न क्या है कि जीवों में जो अलग अलग विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं और विभिन्नता का महत्व क्या है। तो देखें विभिन्नताएं उत्पन्न कैसे होती है। तो जनन के दौरान जनक कोशिकाओं में डीएनए की दो प्रतिकृति बनती है, दो कॉपी बनती है। इसके साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का भी क्या होता है, निर्माण होता है। और प्रतिकृतियां जब अलग अलग होती है तो एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। क्योंकि कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होती है, सूचनाएं भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए बनने वाले प्रोटीन में भी क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। और ये सभी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें डीएनए की प्रतिकृति बनने के दौरान ही क्या आती है, भिन्नता आ जाती है। और डीएनए की कॉपी बनने में जो परिवर्तन आता है, जो भिन्नता आती है, यही जीवों में विभिन्नता का क्या है, यही जीवों में विभिन्नता का कारण है। अब जीवों में विभिन्नता का महत्व क्या है। तो विभिन्नताओं के कारण ही जीवों की समष्टि परितंत्र में अपना स्थान अथवा निकेत ग्रहण करती है। ठीक है। दूसरा क्या महत्व है, विभिन्नताएं समष्टि में स्पीसीज की यानी जो प्रजातियां हैं उनकी उत्तरजीविता को बनाए रखने में उपयोगी है। तीसरा क्या महत्व है, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं ही जैव विकास का क्या है, आधार है। क्योंकि जब तक संतति में विभिन्नताएं नहीं होगी, जैव विकास उसे हम नहीं कह सकते हैं। और अगला महत्व है कि विभिन्नताएं परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की जीवों में क्या उत्पन्न करती है, समता उत्पन्न करती है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से जीवों में विभिन्नता का एक विशेष महत्व है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 15, आनुवांशिक और उपार्जित लक्षणों में अंतर स्पष्ट करना है। देखो उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं। और आनुवांशिक लक्षण ये जीवों को कैसे प्राप्त होते हैं, वंशानुगत यानी अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। दूसरा बिंदु की बात करें तो जो उपार्जित लक्षण है, ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते हैं और अगली पीढ़ी को वंशागुत भी नहीं होते हैं। ये जो उपार्जित लक्षण है, ये जनन कोशिकाओं के जो डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं लाते हैं, अतः ये अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित नहीं होते हैं। वही बात करें आनुवांशिक लक्षण की, तो ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं और अगली पीढ़ी के अंदर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। उपार्जित लक्षण जैव विकास में सहायक नहीं है, लेकिन आनुवांशिक लक्षण जैव विकास के अंदर सहायक है। बात करें उपार्जित लक्षण की, जैसे अल्प पोषित भ्रूणों के धार में कमी। और आनुवांशिक लक्षण की बात करें तो मानव के आंखों और बालों का रंग जो उनके माता पिता के समान ही कभी कभार होता है, क्योंकि वो आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण के कारण होता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 16 की, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाना है और आपको इसका किरण आरेख भी बनाना है। तो आप सबको पता है कि मनुष्य की कोशिका में 46 यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में मादा का 23वां जोड़ा XX होता है, ठीक है, और नर का 23वां जोड़ा क्या होता है, XY गुणसूत्र वाला होता है। तो मनुष्य में जो 23वां जोड़ा होता है उसी को ही लिंग निर्धारक गुणसूत्र भी कहते हैं, जिससे मनुष्य में क्या होता है, संतान का लिंग निर्धारण होता है। अब शुक्र जनन की क्रिया के बाद नर में शुक्राशय में XY शुक्राणु और मादा में अंडाशय में XX अंडाणु क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। यदि निषेचन के समय X गुणसूत्र का अंडाणु X गुणसूत्र के शुक्राणु से क्रिया करता है तो उत्पन्न संतान XX गुणसूत्र वाली क्या होगी, पुत्री होगी। और यदि X अंडाणु Y शुक्राणु के साथ संयुग्मित होता है तो XY गुणसूत्र वाली जो संतान होगी वो क्या होगी, पुत्र होगी।
आपके सामने आरेख दिया हुआ है। देखो मादा के अंदर 23वां जोड़ा एक्स एक्स होता है और पुरुष में क्या होता है एक्स वाई। जब इन दोनों के बीच में संकरण होता है तो यदि यदि संतान के अंदर मौजूद जो गुणसूत्र है, यदि एक्स एक्स है तो लड़की होगी, यदि एक्स वाई है तो क्या होगा लड़का होगा। इसी तरह यहाँ पर एक्स एक्स है तो भी लड़की होगी और एक्स वाई है तो भी क्या होगा लड़का होगा। ये सिंपल सी बात है, यदि मादा के एक्स गुणसूत्र का मिलान नर के एक्स गुणसूत्र के साथ होता है तो क्या होगी संतान लड़की होगी। ठीक है। और यदि मादा के एक्स गुणसूत्र का संयुग्मन नर के वाय गुणसूत्र के साथ होता है तो पैदा होने वाली संतान क्या होगा लड़का होगा। बस, यानी संतान निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है, आदमी जिम्मेदार है, नर जिम्मेदार है। संतान के निर्धारण में महिला का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि महिला के दोनों गुणसूत्र समान होते हैं लेकिन नर के दोनों गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। अतः संतान के निर्धारण में हमेशा किसकी भूमिका होती है, नर की भूमिका होती है, न कि नारी की। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 17 की। मेंडल के एकल संकर संकरण प्रयोग से आप कैसे समझाएंगे कि कौन सा लक्षण प्रभावी है और कौन सा लक्षण अप्रभावी है। तो देखो, मटर के दो पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य संकरण को क्या कहा जाता है, एकल संकरण कहा जाता है। मटर के दो पौधे हैं और दो पौधों के एक जोड़ी अलग अलग लक्षण हैं। जैसे एक पौधा हमने लिया है वो है लंबा पौधा और दूसरा पौधा है वो है आपका बौना पौधा। जब इन दोनों के बीच में संकरण करवाते हैं तो यहां पर देखो, यहां पर दो युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और इस बौने पौधे के भी दो युग्मक बनेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। और जब इनके बीच में संकरण की क्रिया होगी तो F1 पीढ़ी के अंदर जो प्राप्त पौधे हैं वो सब कैसे पौधे हैं, वो सब लंबे पौधे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लक्षण अपने आप को पहली पीढ़ी के अंदर व्यक्त कर पा रहा है वो प्रभावी लक्षण है, और जो लक्षण अपने आप को पहली पीढ़ी में व्यक्त नहीं कर पा रहा वो कौन सा लक्षण है, वो आपका अप्रभावी लक्षण है। मेंडल के इस नियम से यही हम समझ सकते हैं कि जो लक्षण अपने आप को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त कर पाता है वो प्रभावी लक्षण है, और जो लक्षण अपने आप को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं कर पाता वो कौन सा लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। तो इस तरह हमने आपके अध्याय 8 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के प्रश्न बैंक के तहत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो यदि आपको मेरी ये क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।